क्या हम सिर्फ कुछ परिवारों, कुछ लोगों की जय जय करने के लिए? क्या सच नहीं कि जिसको आप परिवारवादी पार्टी कह रहे हैं उसमें 1998 के बाद से 3 बार अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है। कितने ही कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत से यह पार्टी खड़ी की है, चाय बेचकर, फल का ठेला। तो मोदी जी का जब चुनाव हो तो सारे नियम बदल जाते हैं, लेकिन जब मध्य प्रदेश में अगड़ों का आंदोलन चल रहा हो तो 10% आरक्षण जैसी सुविधाएं नहीं आती। नमस्कार। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रधानमंत्री ने 1 घंटे 40 मिनट लंबा अपना भाषण दिया, जो अपेक्षाकृत थोड़ा लंबा था। कई सारे लोग इसको 2024 के चुनावों का पहला चुनावी भाषण भी कह रहे हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सारे मुद्दों के बारे में बात की। उन्होंने शुरुआत कांग्रेस की दुकान और कांग्रेस की स्थिति के ऊपर की कि कांग्रेस की दुकान लगभग बंद होने वाली है, और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि कांग्रेस की दुकान आप लोग ही कहते हैं कांग्रेस के लोगों के लिए, क्योंकि जैसा कि आदरणीय राहुल गांधी हर जगह मोहब्बत की दुकान खोलते चल रहे हैं, तो शायद उसके बारे में उनका एक कमेंट था वो। इसके अलावा उन्होंने सीट बदलने की भी बात की, जो राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में अमेठी के साथ साथ वायनाड से भी चुनाव लड़ा था, और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग अब शायद राज्यसभा से आने की भी जुगत लगा रहे हैं। इसके अलावा भारत के विकास के बारे में बात की, अपनी तीसरी सरकार के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि 3rd टर्म में हम भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। महंगाई और बेरोजगारी, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। महंगाई के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि आदरणीय प्रथम प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी ने क्या कहा था। उसके अलावा महंगाई के बारे में यूपीए सरकार के दौरान किस तरह के कमेंट्स किए जाते थे सरकार के लोगों की ओर से, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने महंगाई डायन खाए जात है वाले गाने और महंगाई मार गई वाले गाने का भी जिक्र किया, और उन्होंने ये भी कहा कि जब देश की अर्थव्यवस्था 11वीं अर्थव्यवस्था बनी थी, आदरणीय चिदम्बरम जी उस समय देश के वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने आदरणीय चिदम्बरम जी ने उसके लिए बहुत वाहवाही भी की थी कि देश की अर्थव्यवस्था को वो उनकी सरकार 11वें स्थान पर ले आई। तो फिर उन्होंने सवाल भी किया कि अगर जब 11वें स्थान पर आने पे आप खुश होते हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था आज 5वें स्थान पर है विश्व में, तो आप इस बात से खुश क्यों नहीं होते हैं। उन्होंने राजनीति की बात की, और उन्होंने आदरणीय खड़गे जी के उस बयान का भी जिक्र किया जो उन्होंने राज्यसभा में दिया था 400 पार वाला, और उन्होंने कहा कि एनडीए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने एनडीए के बारे में जरूर कहा कि 400 पार जाएंगे, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में 370 सीटों का एक आकलन किया। हालांकि वो 370, मुझे ऐसा लगता है कि वो धारा 370 को लेकर के वो जिक्र कर रहे थे और एक कमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। महंगाई की बात करते हुए कांग्रेस सरकार के समय की महंगाई की स्थिति और उस समय के सरकारों की महंगाई के प्रति क्या बेरुखी थी उसका भी जिक्र किया, और बेरोजगारी के आंकड़ों को उन्होंने, बेरोजगारी के बारे में जो हवा बनाया जा रहा है, हालांकि बेरोजगारी नहीं है ऐसी बात तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन बेरोजगारी के बारे में जैसी हवा बनाई जा रही है और सरकारी नौकरियों का जो एक बहाना बनाकर देश में वोट की लूट, और बिहार में जिस तरह से आरक्षण को बढ़ाने की और जातिगत जनगणना, सब चीज़ों को एक अम्ब्रेला में लाकर जिस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, उसको उन्होंने झुठलाने के लिए और उसकी सच्चाई बताने के लिए ईपीएफओ के डेटा का भी सहारा लिया, और उन्होंने बताया कि ईपीएफओ में जो लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, वो अगर रोजगार नहीं है उनके पास तो कैसे देंगे, क्योंकि अगर वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं तो उनका ऑर्गेनाइजेशन भी कंट्रीब्यूशन देता है, इसलिए ईपीएफओ के डेटा के अनुसार उन्होंने बताया। इसके अलावा जब देश की अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो बिना रोजगार के तो अर्थव्यवस्था बन नहीं सकती। तो ये सारी बातें उन्होंने की। उन्होंने ये भी बताया, सबसे बड़ी बात उन्होंने जो की, सबसे मुख्य बात जो 2-3 मुझे लगी, वो ये थी कि वो कॉन्फिडेंट थे अपने तीसरी सरकार को लेकर, और तीसरी सरकार में वो क्या क्या करेंगे उसका एक मोटा मोटी खाका उन्होंने बताया, जिसमें उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि उनकी तीसरी सरकार बड़े फैसलों वाली सरकार होगी। और जैसा हम सब जानते हैं कि वर्शिप एक्ट, टेम्पल एंडोमेंट एक्ट और यूसीसी अभी भी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे मुद्दे हैं और उनके वोटरों के ऐसे मुद्दे हैं जो बाकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्शिप एक्ट जो है 1991 का, उसकी वजह से हमारे बहुत सारे मंदिरों को वापस लेना भी हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है। मंदिरों को जो दी गई दान राशि
जो सरकार के खाते में जाती है और मंदिरों का प्रबंधन जो सरकार के हाथ में होता है वो टेम्पल एंडोमेंट एक्ट के अंतर्गत है। और उसके बारे में भी सब लोगों का यही कहना है कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से फ्री किया जाना चाहिए, ताकि हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले विद्यालय, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कॉलेजेस, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले यूनिवर्सिटीज़ चलाएं, वो विचारधारा आगे बढ़ाएं, वो पढ़ाई आगे बढ़ाएं, वो शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ाएं, जो हमारे देश में गुरुकुल परंपरा से चली आ रही थी। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, उन्होंने जो भ्रष्टाचार की बात की और उसके ऊपर जो ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई, और इसके बारे में जिस तरह से विपक्ष लगातार उनके ऊपर हमलावर बना हुआ है, उसके बारे में उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि भ्रष्टाचार पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और भ्रष्टाचार पर एजेंसियां जिस तरह कार्रवाई कर रही हैं वो लगातार करती रहेंगी। चूंकि उन्होंने तीसरे कार्यकाल का भी जिक्र किया और बड़े निर्णयों का जिक्र किया, तो मुझे कोई शक नहीं है कि उनके तीसरे कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े नेता सरकार ये कानून के शिकंजे में आएंगे और उनके ऊपर कार्रवाइयाँ होंगी। और ऐसी अपेक्षा सिर्फ मैं नहीं, इस देश के करोड़ों लोग करते हैं कि जिन नेताओं ने इस देश का पैसा भ्रष्ट तरीके से कमाया है, देश के लोगों का पैसा अपनी जेब में भरा है, उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। वैसे मैं आपको ये बताता चलूँ, विपक्ष कितना भी ईडी पर चिल्ला ले, ईडी के जो भी आज के डेट में नियम बने हैं, जो भी लोक सेवकों के बारे में, स्पेशली जनप्रतिनिधियों के बारे में जो पीएमएलए जो उसके कोर्ट के जो उसके नियम बने हुए हैं, वो सारे के सारे नियम आदरणीय चिदम्बरम जी जब गृह मंत्री थे तब बनाए गए थे। और उसको भी चैलेंज किया था विपक्षी पार्टियों ने, और साथ ही साथ सो कॉल्ड जो लोग विद इन इन्वर्टेड कॉमा जो लोग लीगल बैटल लड़ रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं और अपने आप को संविधान का रक्षक, लोकतंत्र का रक्षक, अलाना फलाना ब्ला 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 पता नहीं क्या क्या कहते फिरते हैं, वो लोग उसको सुप्रीम कोर्ट में भी लेके गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको जस का तस रखा है। आपको ये भी याद दिलाता चलूं कि 14 विपक्षी पार्टियां एक अपना पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि विपक्ष के लोगों को ही सिर्फ ये इसमें ईडी और ये भ्रष्टाचार रोधी कानूनों में फंसाया जा रहा है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई दिशा निर्देश दे। जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने यही निर्देश दिया कि क्या नेताओं और आम जन के बीच में कानून के बेसिस पे कोई डिफरेंस किया जा सकता है। वो तो उन्होंने अपनी वो पिटीशन वापस ले ली, वरना सुप्रीम कोर्ट उस पिटीशन को खारिज करने वाला था। तो इस तरह की बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री ने कही, और जो एक अगले टर्म का, उनके अगले टर्म के बारे में वो कितने कॉन्फिडेंट हैं ये भी दिखाता है, और साथ में ये भी बताता है कि अगले टर्म में वो क्या करने वाले। लेकिन इन सब के बीच एक मुद्दा ऐसा था, एक मुद्दे पे प्रधानमंत्री ने जो बात की वो कहीं ना कहीं मुझे व्यक्तिगत तौर पर और शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों को चुभी होगी। वो बात थी परिवारवाद पर। परिवारवाद पर जब उन्होंने हमला किया, परिवारवाद, कांग्रेस के परिवारवाद की जब बात की, तो कोई उसमें एबनॉर्मल चीज नहीं है और मैं भी उसका समर्थन करता हूं। राजनीति में परिवारवाद जिस तरह हावी है वो लोकतंत्र के लिए सही में खतरा है। लेकिन उन्होंने परिवारवाद पर हमला करते हुए क्या कहा, पहले हम लोग वो देखते हैं। देश ने जितना परिवारवाद का खामियाजा उठाया है, देव बाबू की हालत हम देख रहे हैं, वरना ये समय था संसद में रहने का, लेकिन परिवारवाद की सेवा तो करनी पड़ती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हालत देखिए, हमारे खड़गे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए। ये सब परिवारवाद के भेंट चढ़ गए। मैं जरा समझा देता हूं हम किस परिवारवाद की चर्चा करते हैं। अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए, हमारे साथ, आपके साथ मेरा विषय नहीं है। देश के लोकतंत्र के लिए
परिवारवादी राजनीति, पारिवारिक पार्टियों की राजनीति, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। अब परिवारवाद पर हमला करते हुए और अपनी बात रखते हुए जब उन्होंने इतनी सारी बातें कही, तो इसमें एक निराशाजनक जो मुझे लगा वो ये था कि वो अपनी पार्टी के परिवारवाद पर, जिसका कि सवाल विपक्ष ने भी उठाया, उसके ऊपर उन्होंने परिवारवाद की जो डेफिनेशन दी वो कहीं से भी किसी के भी गले नहीं उतरती। उन्होंने कहा कि कोई परिवार अगर पार्टी चला रहा है, पार्टी के सारे फैसले ले रहा है, तो वो गलत है। लेकिन उन्होंने जैसा कि कहा कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी की कोई पार्टी नहीं है। हालांकि अमित शाह जी का जिक्र क्यों करता है विपक्ष और क्यों प्रधानमंत्री को भी करना पड़ा, ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि जय शाह जो है वो तो राजनीति में कहीं है नहीं, वो तो बीसीसीआई में है, और बीसीसीआई में तो वो बीसीसीआई में या क्रिकेट प्रशासन में वो तो पहले से भी थे। जब प्रधानमंत्री मोदी नहीं बने थे तब अमित शाह भी क्रिकेट प्रबंधन में और वो क्रिकेट के प्रशासन में थे। तो अमित शाह पे सवाल क्यों उठाया जाता है मुझे नहीं समझ में आता। हालांकि आदरणीय राजनाथ सिंह पे ये सवाल उठता है, आदरणीय राजनाथ सिंह के साथ साथ बहुत सारे और भी भाजपा के नेताओं पर सवाल उठता है। और मेरा सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ कुछ परिवारों, कुछ लोगों की जय जय करने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हमारी अपनी आकांक्षा, अपनी इच्छा, अपनी शक्ति, अपनी क्षमता के लिए यह कुठाराघात नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा व्यक्ति यह कहे कि किसी परिवार के कई लोग राजनीति में हों तो परिवारवाद नहीं, सिर्फ यही परिवारवाद है कि पार्टी के निर्णय, पार्टी का संचालन एक परिवार कर रहा है। मोदी जी की अगर आप यही कह देते कि परिवारवादी पार्टी नहीं चलेगी लेकिन परिवार के लोग पार्टी में आकर आगे बढ़ सकते हैं, तो भी हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि किसी एक परिवार से 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग परिवार पार्टी में आए और वो लोग किसी के पुत्र हों, किसी की पुत्री हों, किसी के परिवार के लोग हों और वो राजनीति में आगे बढ़ते चले जाएं। क्या यह सच नहीं कि जिसको आप परिवारवादी पार्टी कह रहे हैं उसमें 1998 के बाद से 3 बार अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है, लेकिन आपकी पार्टी में हर बार मनोनीत अध्यक्ष चुने जाते हैं? क्या यह सच नहीं कि आपकी पार्टी में किसी नेता के बेटे को टिकट दिया जाता है लेकिन झंडा ढोने वाले कई कार्यकर्ता विरोध करते रह जाएं और उनकी कुछ नहीं सुनी जाती? आपके पीछे बैठकर मुस्कुरा रही अनुप्रिया पटेल जी किस खांचे में बैठेंगी आदरणीय मोदी जी? उद्धव ठाकरे जी को अपने साथ चुनाव लड़वाने और अजीत पवार जी को अपनी सरकार में शामिल करने को क्या आप संस्कारी परिवारवाद कहेंगे? कितने ही कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत से यह पार्टी खड़ी की है। चाय बेचकर, फल का ठेला लगाकर पार्टी के लिए समय और संसाधन खर्च करने वाला कोई कार्यकर्ता क्या कभी मंत्री, विधायक और सांसद बने नेता के बेटे से किसी भी तरह compete कर पाएगा, जिसे अपना परिवार भी चलाना होता है? सर्दी, गर्मी, बरसात, उलाहना, प्रताड़ना और मृत्यु को भी पीछे छोड़ जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए सर्वस्व होम कर देता है, उसको कोई कैसे नेता पुत्र आगे बढ़ने देगा? पार्टी में डिफरेंस का टैग छोड़कर राजनीतिक शुचिता का परित्याग कर जब तक पार्टी आगे बढ़ती है, कार्यकर्ता सड़क पर संघर्ष करता है। लेकिन क्या वही कार्यकर्ता हेलीकॉप्टर से आए किसी नेता पुत्र को बर्दाश्त कर पाएगा? आखिर क्यों मोदी जी का जब चुनाव हो तो सारे नियम बदल जाते हैं, लेकिन जब मध्य प्रदेश में अगड़ों का आंदोलन चल रहा हो तो 10% आरक्षण जैसी सुविधाएं नहीं आती? जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो तो एक परिवार, एक टिकट का नियम होता है, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आ रहा हो तो यह नियम बदल जाता है। नियम तो आपने ये भी बनाया था कि 75 की उम्र के बाद पार्टी टिकट नहीं देगी। आडवाणी जी, जोशी जी, ताई सुमित्रा महाजन, सारा देश टकटकी लगाए देख रहा है कि क्या 73 वर्ष के प्रधानमंत्री 2026 में यह जलती हुई मशाल किसी और के हाथों में थमाएंगे या उनके लिए यह नियम भी बदल जाएगा? देश को, पार्टी को और पार्टी के अपने पसीने से सींचने वाले सभी कार्यकर्ताओं को अगर किसी पर विश्वास है तो मोदी नाम वाले उस शख्स से जिसके लिए सभी ने अपना कल, आज और आने वाला कल समर्पित किया, सिर्फ विचारधारा के लिए देश, पार्टी और कार्यकर्ता के इस विश्वास को बनाए रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है आदरणीय मोदी जी। इसलिए आपने जो परिवारवाद की ये जो डेफिनेशन बताई है यह बहुत निराशाजनक था, मेरे भी लिए, एक आम वोटर की तरह और पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं के लिए भी। आशा है कि आप इस विचार को कम से कम सुधार करेंगे और लोकसभा 2024 के भी चुनाव में हमें ये देखने को मिलेगा। हालांकि इस मुद्दे के अलावा प्रधानमंत्री ने जितने विषयों पर बात किया और जितने विषयों पर अपनी राय जो दी, उससे कोई भी सेन पर डिसएग्री नहीं कर सकता।
इसलिए ये बहुत रोचक होगा कि आने वाले समय में और 2024 के लोकसभा चुनावों में देश की राजनीति किस तरह आगे बढ़ती है, देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।